जो बुराई अंधेरे में छिपकर आई है उसे वापस जाना होगा। जिसने ये खेल शुरू किया है वही इस आग में जलेगा। मरण क्रिया का अंत मौत से ही होता है। कुछ दिन बाद सुबह का माहौल शांत दिखाई देता है। साक्षी अपने घर में अपनी सहेली बिंदिया के साथ बैठी है। दोनों साथ में चाय पी रही हैं। कुछ ही देर बाद साक्षी के सिर में तेज दर्द उठता है। वो दर्द से परेशान होकर उठती है, लेकिन तभी उसके शरीर में झटके आने लगते हैं। बिंदिया तुरंत उठती है और साक्षी को संभालने के लिए आगे बढ़ती है। साक्षी, क्या हुआ तुझे? अपनी आंखें खोल। राघव, जल्दी बाहर आओ। देखो साक्षी को क्या हो गया है। राघव अपने कमरे से भागता हुआ बाहर आता है। साक्षी, ये अचानक कैसे गिर गई? अभी कुछ देर पहले ही तो ये बिल्कुल ठीक थी और हंस रही थी। मुझे कुछ नहीं पता राघव, अचानक पूरी तरह से कांपने लगी और इसका शरीर बर्फ के जैसा बहुत ठंडा हो रहा है। तुम जल्दी से अंदर जाकर थोड़ा पानी लाओ। मुझे इसे उठाकर बिस्तर पर ले जाने दो। पता नहीं इसे कौन सी भयानक बीमारी हो गई है। बिंदिया रसोई में चली जाती है। राघव साक्षी को अपनी गोद में उठाता है और उसे अंदर ले जाता है। रात हो जाती है। साक्षी अपने बिस्तर पर सो रही है। उसकी आंखें सूजी हुई लग रही हैं और राघव उसके पास बैठा हुआ परेशान है। बिंदिया उसके पास खड़ी होकर राघव को दिलासा दे रही है। तभी उसकी नजर बिस्तर के एक पाए पर जाती है। वहां लाल धागा बंधा हुआ दिखाई देता है। बिंदिया नीचे झुककर ध्यान से देखती है। वहां लाल धागे से बंधा हुआ काले कपड़े का एक छोटा सा गुच्छा रखा होता है। राघव, जरा इधर देखो, ये बिस्तर के नीचे क्या छुपा था? राघव उसे देखता है। ये क्या चीज है? ये हमारे घर में और साक्षी के बिस्तर के नीचे कैसे आई? ये कोई साधारण चीज नहीं है राघव, ये काला जादू है। किसी ने हमारी साक्षी पर मारण क्रिया की है। ये इंसान को धीरे धीरे बीमार करके मार डालती है। तुम ये कैसी पागलपन वाली बातें कर रही हो? मैं इन पुरानी और झूठी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मैं कल सुबह शहर से एक बड़े डॉक्टर को बुलाकर लाऊंगा। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो राघव। डॉक्टर इस बीमारी को कभी नहीं समझ पाएगा। पूरे गांव में सिर्फ एक ही औरत है जो ये सब काम करती है, नर्मदा। उसी ने साक्षी पर ये खतरनाक जादू किया है। राघव उठता है और कमरे से बाहर चला जाता है। बिंदिया उसे देखकर परेशान हो जाती है। अगले दिन नर्मदा अपनी झोपड़ी से बाहर आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली होती है। वो दरवाजे के पास बैठ जाती है। नर्मदा पोटली खोलकर उसमें से कुछ जड़ें और सूखे नींबू निकालती है। वो उन्हें सिलबट्टे पर रखकर पीसने लगती है। उसी समय बिंदिया एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रही होती है। नर्मदा अचानक रुक जाती है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखती। अपनी शक्ति से उसे बिंदिया की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। छिपने से कोई फायदा नहीं है। जो सच है वो एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। पाप की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, पर आग उन्हें भी जला देती है। बिंदिया उसके पास आती है और सीधे उससे कहती है, जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। तुम हमारे रास्ते में मत आओ। इसके बाद बिंदिया वहां से चली जाती है। नर्मदा चुपचाप बैठी रहती है और फिर अपना काम जारी रखती है। रात को साक्षी जाग रही है। उसका चेहरा अब और भी फीका लग रहा है। उसकी आंखें अजीब तरह से खुली हुई हैं। वो दीवार की तरफ देखते हुए कुछ अजीब बातें बड़बड़ा रही है। राघव परेशान है और चिढ़ा हुआ भी लग रहा है। बिंदिया साक्षी के पास बैठी है। डॉक्टर ने कहा है कि ये कोई दिमागी बुखार है। उसने कुछ दवाइयां दी हैं। तुम ये ताबीज और धागे यहां से हटा दो। मेरी पत्नी को आराम की जरूरत है, इन डरावने नाटकों की नहीं। तुम अंधे हो गए हो राघव। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि साक्षी की हालत कितनी खराब हो गई है? वो कुछ भी खा नहीं रही है। दवाइयां उस पर कोई काम नहीं कर रही है। ये मारण क्रिया का सीधा असर है। तो मैं क्या करूं? क्या मैं उस पागल बुढ़िया नर्मदा के पास जाकर भीख मांगूं? हाँ, अगर तुम अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसके पास जाना ही होगा।
उसे डराओ, उसे धमकाओ और उससे कहो कि वो अपना ये जादू तुरंत वापस ले ले। तभी साक्षी कुछ अजीब सा बड़बड़ाती है। बहुत आग है, कोई मुझे खींच रहा है, मुझे बचा लो, वो मुझे अंधेरे में ले जा रही है। राघव डर के साथ साक्षी की तरफ देखता है। आखिरकार वो बिंदिया की सलाह मानकर नर्मदा से मिलने का फैसला करता है। गांव के बाहरी हिस्से में नर्मदा उसी जगह बैठी है जहां उसने पहले मारण क्रिया की थी। उसके पास एक मटका रखा है जिसमें गर्म अंगारे भरे हुए हैं। राघव हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर उसके पास आता है। वो डंडा नर्मदा की तरफ तान देता है, लेकिन नर्मदा की आंखों में डर का नामो निशान नहीं होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ये काला जादू करने की? मेरी साक्षी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपना जादू अभी वापस लो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम बहुत ही मूर्ख हो राघव। तुम उस दिशा में देख रहे हो जहां कोई परछाई भी नहीं है। तुम्हारी पत्नी पर मारण क्रिया जरूर हुई है, लेकिन वो मैंने नहीं की है। झूठ मत बोलो। बिंदिया ने तुम्हें खुद काले जादू का सामान बनाते हुए अपनी आंखों से देखा है। तुम ही ये सब काम करती हो। बिंदिया ने वही देखा जो वो देखना चाहती थी। जहर तुम्हारे घर के बाहर नहीं, तुम्हारे घर के बिल्कुल अंदर है। जो तुम्हारे सबसे करीब है वही तुम्हारी पत्नी की मौत का इंतजार कर रही है। मैं तो उस काले जादू को काटने की कोशिश कर रही हूँ। घर जाओ और अपनी आंखें खोल कर देखो। राघव धीरे धीरे अपना डंडा नीचे कर लेता है। वो उलझन और डर में वहीं खड़ा रह जाता है। नर्मदा उठती है और धीरे धीरे अंधेरी रात में आगे चली जाती है। राघव वहां अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ साक्षी का कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। तभी कोई एक दिया जलाता है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद बिंदिया होती है। वो एक छोटी सी डिबिया निकालती है। उसके अंदर सिंदूर रखा होता है। बिंदिया उस सिंदूर को एक नींबू पर लगा देती है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। फिर वो नींबू को नीचे रखती है, साक्षी के बालों का एक गुच्छा एक कील में बांधती है और उस कील को नींबू में घोंप देती है। ये सब करने के बाद वो सोती हुई साक्षी की तरफ देखने लगती है। बेचारी साक्षी, तू हमेशा मेरे और राघव के बीच में रही। राघव मेरा था और हमेशा मेरा ही रहेगा। बस आज की रात और कल सुबह तेरा खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये मारण क्रिया कभी खाली नहीं जाती। बुढ़िया नर्मदा को तो मैंने फंसा दिया है। सारा गांव उसी को मारेगा और मैं राघव की पत्नी बनकर इस घर पर राज करूंगी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो दिया बुझा देती है और जल्दी से वो श्रापित नींबू साक्षी के तकिए के नीचे सरका देती है। उसी पल साक्षी नींद में ही घुटने लगती है। बिंदिया उसे दर्द में तड़पता देखकर बुरी तरह से मुस्कुराती है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और कोई बिंदिया के हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लेता है। वो कोई और नहीं नर्मदा होती है। मैंने कहा था ना, पाप अंधेरे में छिप नहीं सकता। तेरा गंदा खेल अब खत्म हो गया है लड़की। बुढ़िया, तू यहाँ कैसे आई? छोड़ मेरा हाथ। तू मेरी योजना को खराब नहीं कर सकती। तूने मारण क्रिया करके बहुत बड़ी गलती की है। ये विद्या मौत मांगती है। अगर शिकार बच जाए तो ये जादू करने वाले को ही खा जाती है। मैंने तेरा जादू पलट दिया है। तभी राघव भी जल्दी से घर के अंदर आता है। वो देखता है कि नर्मदा बिंदिया को पकड़े हुए है। अब राघव को सच्चाई समझ में आ जाती है। वो तुरंत साक्षी के बिस्तर को देखता है और वहां उसे वो श्रापित नींबू मिल जाता है। इसके बाद राघव नर्मदा की मदद करता है और दोनों मिलकर बिंदिया को घर से बाहर निकालते हैं। राघव बिंदिया को खींचते हुए आंगन में ले आता है। नर्मदा उसके पीछे पीछे आती है और लगातार मंत्र बोलती रहती है। तुमने ऐसा क्यों किया बिंदिया? साक्षी तुम्हें अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी। तुमने उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की?
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। साक्षी ने मेरे सपने छीन लिए। वो इस घर और तुम्हारे प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। जो मेरा है वो मुझे मिलना ही चाहिए था। ये सुनते ही राघव बिंदिया को थप्पड़ मार देता है। लेकिन तूने जो रास्ता चुना वो सीधा नर्क की तरफ जाता है। मैंने जंगल में जो पुतला जलाया था वो साक्षी का नहीं बल्कि तेरे इस काले जादू का था। मैंने उस बीमारी का रास्ता बदल दिया है। तभी बिंदिया के गले में घुटन भरा दर्द उठने लगता है। वो दर्द से अपना ही गला पकड़ लेती है। वो घुटने के बल गिर जाती है, अपना पेट पकड़ लेती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो डर से भरी बड़ी बड़ी आंखों से नर्मदा की तरफ देखती है। मुझे मुझे बचा लो राघव, मुझे माफ कर दो। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मारण क्रिया जब लौटती है तो वो अपना बदला पूरा करके ही शांत होती है। तेरी लालच ही तेरी मौत बन गई है। बिंदिया घुटन से तड़पने लगती है, उसके मुंह से खून निकलता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अगले दिन साक्षी की आंख खुलती है। अब वो पहले से ठीक और स्वस्थ लग रही है। राघव उसके पास आता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। साक्षी, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ राघव, लेकिन बिंदिया कहाँ है? वो रात भर मेरे साथ थी। वो कैसी है? राघव की मुस्कान गायब हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि वो अपनी पत्नी को उसकी सबसे अच्छी सहेली की काली सच्चाई कैसे बताए। गांव के दूसरे छोर पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत जलती हुई आग के सामने बैठी है और कुछ मंत्र जैसे शब्द बोल रही है। उसके सामने दो तस्वीरें रखी हैं, एक राघव की है और दूसरी नर्मदा की। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं वापस आऊंगी।